स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। और जैसे कि मैंने देखा था कल जो मैंने एपिसोड, कल तो एक क्लास नहीं हुई थी, बाकी कुछ क्लासें जो आई हैं तो उसमें हमने विक्रमादित्य के बारे में देख लिया था। और विक्रमादित्य को यानी गर्दभील वंश से तो वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई हैं। और आज जो हम देखेंगे नागवंश, यानी मध्य प्रदेश में कौन सा वंश आता है, नागवंश आता है, कितनी, तो हम क्या देखेंगे, नागवंश के बारे में आज हम देखने वाले हैं। यानी तो नागों की कौन सी शाखाएं रही हैं, कहाँ कहाँ पर इन्होंने शासन किया, क्योंकि एक नागवंश की स्थापना तो एक ही व्यक्ति ने की थी, मगर नागवंश की प्रमुख शाखाएं होती हैं। तो जैसे कि चार भाई हैं तो चार भाई जो क्या कहलाए, नाग कहलाए। तो जैसे किसी ने ले लिया अपने दतिया क्षेत्र, किसी ने ले लिया आपके मुरैना क्षेत्र, किसी ने ले लिया आपके शिवपुर क्षेत्र। तो ऐसे ही नागों की अलग अलग शाखाएं रही हैं और अलग अलग जगह पर इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। तो आज हम उनके बारे में कंप्लीटली पढ़ लेंगे। हो सकता है आज ही कंप्लीट कर लें क्योंकि छोटा टॉपिक है और एमपी के संदर्भ में अति इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि राजा विक्रमादित्य अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उधर से, और उनके नवरत्न से भी क्वेश्चन आते हैं, उनके ग्रंथ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से चलते रहते हैं। तो उसको मैंने थोड़ा 2 पार्ट में पढ़ाया था क्योंकि ऐसा नहीं हो कि समझ में ना आए आप लोगों को, तो ऐसा मैंने पढ़ाया था। इसके बारे में हम देखेंगे तो ये थोड़ा कम टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तो इसको हम एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कौन सा है कौन सा नहीं है, कहाँ पर शासन किया है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए। तो आप लोगों ने पीछे क्लास देख लिए होंगे, क्योंकि ऐसा है कि जब तक आप पीछे की क्लास नहीं देखेंगे तो आगे की क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। और आप लोग पीछे की क्लास ज़रूर देखो और क्लास को शेयर कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फ्री क्लासेस मिलती हैं। हो सकता है कि हम सारे सब्जेक्ट की क्लास लेके आएँ एमपीपीएससी के लिए, आप लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की फ़ीस इतनी महंगी होती जा रही है। तो आप लोग ध्यान दें और हो सकता है तो क्लास को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप लोगों को क्लास शेयर करना चाहिए। ये नहीं है कि कंपटीशन बढ़ेगा या हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, तो उससे बेटा कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बना, क्योंकि पढ़ने वाला अलग ही बच्चा होता है। आप लोगों ने जैसे 60 नंबर की तैयारी की हुई है, 60 नंबर की, मगर जितनी तुमने 60 नंबर को आप लोगों ने 6 घंटे पढ़ा है और 60 नंबर आप लोगों ने अपनी कंप्लीट कर लिए, मगर आपको 70 नंबर यानी 10 नंबर, 60 में कितने 10 जोड़ेंगे 70 हो गए, 70 नंबर के लिए तुम्हें सिर्फ 2 घंटे देने पड़ेंगे। कितने 2 घंटे, 6 घंटे आप पढ़ते थे, 2 घंटे और बढ़ाइए तो 10 नंबर के लिए आप लोगों को 2 घंटे लगातार पढ़ना होगा। और ऐसा नहीं है कि आपने 7 दिन पढ़ लिया, 7 दिन पढ़ा, 1 महीने की छुट्टी दे दी, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को 2 घंटे पढ़ना है भले, मगर कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप लोगों को ये देखना है कि हमने 2 घंटे तो पढ़ा था और 2 घंटे हमने कितना पढ़ा। और रेगुलर जब आप पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ क्या दिमाग में सेट होती जाती हैं। और जब आप लोग क्या करोगे कि अपने 7 दिन पढ़ लिया और 1 महीने एंजॉय किया, तो जो 7 दिन में पढ़ा था आपने, भले आप लोगों ने 7 दिन 24 घंटे क्यों ना पढ़ा हो, भले आप लोग कहो कि नहीं हम सोए नहीं थे, मगर तो आप लोगों ने पढ़ा, 1 महीने तक आपने पढ़ाई नहीं की, उसके बाद आप लोग सारा भूल जाओगे। या आपने एक दिन आपने पढ़ लिया 20 घंटे और 7 दिन आराम से बैठे हो के आराम से सोएंगे, तो जितना तुमने 20 घंटे पढ़ा वो 7 दिन में सब भूल जाओगे। तो इसीलिए आप लोग को रेगुलर देखना है। और एमपीपीएससी के लिए आप लोगों को बता दें, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं हम 20 घंटे, आप लोग जो देखते हो कंटेंट जो टीचर कहते हैं, कई स्टूडेंट आते हैं सिलेक्शन लेके, तो वो कहते हैं कि मैंने ये घंटे पढ़ा, वो घंटे पढ़ा, मैं तो 2 घंटे पढ़ता, 4 घंटे पढ़ता। बिल्कुल नहीं बेटा, भ्रम में फैलाया जाता है। और जब एक सिलेक्शन ले लेते हैं तब आप लोग भी बोलना कि मैं भी पढ़ता था। किससे पढ़ता था? जब मेरे दादाजी बीड़ी पीते थे उसकी लाइट से पढ़ता था। तो सिलेक्शन की कहानी है ये। सिलेक्शन से पहले किसी को नहीं पता कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। मेन होता है पढ़ने से मतलब नहीं, मेन होता है तुम्हारे दिमाग में कितना फीड हो रहा है, तुम्हें चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं, तुम उन चीज़ों को कितना रिलेट कर पा रहे हो, और आप लोगों के टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, वहाँ पर आप लोगों के दिमाग में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो बिल्कुल शांति से, एकदम शांति माइंड में, जब आप टेस्ट सीरीज में 80 नंबर लेके आते हो, तब बेटा मैं कह रही हूँ कि परीक्षा हॉल में आप लोग 70 नंबर लेके आओ।
पूछो क्यों? क्योंकि 10 नंबर तो आप ऐसे समझ लो कि वो गलत होने हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक दिमाग में चलता है गलत ना हो जाए, कभी गलत ना हो जाए, एक क्वेश्चन से फेल हो, और वो क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। इसीलिए दिमाग में बिल्कुल शांति रखना चाहिए, स्लो में। और जब एग्ज़ाम देने जाओ उसके 2 दिन या 1 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं, कोई स्ट्रेच नहीं, नॉर्मल। जब आप लोगों ने 1 साल में जितना पढ़ा, अगर वो नहीं फंसा तो 1 दिन में क्या पढ़ लोगे? क्या पढ़ लोगे 1 दिन में? कुछ नहीं। तो आप लोगों को वो देखना है। कई मैंने देखे हैं बच्चे एग्जाम के टाइम पे, बिल्कुल एग्जाम पे बाहर खड़े हैं, वहाँ पर कॉपी लेके पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? जितना आया वो भी भूल जाओगे। इसीलिए उस टाइम पे तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, आराम से घूमना है। ऐसा लगे कि नहीं ये तो बच्चा बढ़िया है, आराम से एंजॉय कर। और एंजॉय करते हैं ना, उनका ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि उनके दिमाग का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम 1 साल से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, हम क्यों पढ़ें। तो उनके दिमाग में तो रहता है। चलिए आइए की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नागवंश में हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोगों को बता दूं मैं, और यहाँ पर क्लासेस फ्री आ रही हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लासें धीरे धीरे फ्री हो जाएंगी। और जब तक आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सकता है जल्दी ही ले लें, क्योंकि जब अभी आप लोग क्या है, सपोर्ट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही आप लोगों को प्यार मिलेगा, उतनी ही आप लोगों की क्लास फ्री रहेंगी। और इसीलिए मैं फ्री कर रही हूँ, क्योंकि कोचिंग संस्थानों की फ़ीस बहुत महंगी है बेटा। आप लोग जाइए, 1.5 लाख 2 लाख। टीचर इंदौर में देखिए कैसे पैसे लूटे जा रहे हैं बच्चों से, जहाँ बच्चों के लिए एक समझो मोबाइल का रिचार्ज वगैरह ये कर पाते हैं, वहाँ ले रहा है 1.5 लाख 2 लाख। ये बड़े घरों के बच्चों के काम है। आप लोगों को ये देखना है, MPPSC में कोई कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं है कि आपको घोर के पिला दे, आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। टीचर एक मार्गदर्शन करता है बस, और कुछ नहीं है। उसमें आप लोगों को संयम बना के रखना है, सोचना है। और कंटेंट आप लोगों को मैं फ्री में दे ही रही हूँ, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है ना, वो मैं कहती हूँ अच्छा ही है, बाकी कोचिंग संस्थानों से बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी क्या है, न्यू प्लेटफॉर्म है हमारा। और आप लोगों को पता होगा, जब न्यू प्लेटफॉर्म आता है तो वहाँ पर बहुत सारी स्कीमें वगैरह ये मिलती हैं आप लोगों को। हर टीचर मेहनत करता है। अभी तो फ़िलहाल मैं ही अकेली पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ। क्योंकि कोई क्वेश्चन है उसको देखना, उसको समझना, उसमें क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हर MP में ऐसी कोई किताब नहीं बनी जो क्वेश्चन आंसर को सही दे दे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन है, जैसे गवर्नमेंट की भी किताबें आती हैं MP के, तो उनमें भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं गलत से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर कुछ और होता है, क्वेश्चन कुछ और आ रहे हैं। चलिए आइए हम देखते हैं नागवंश, और नागवंश की शाखाएं देखेंगे, और नागवंश का संस्थापक देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करें नागवंश के बारे में। लिखो, हेडिंग डालो नागवंश। आपको ओनली समझना है, समझने के बाद PDF आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये नागवंश की स्थापना होती है मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में होती है? विदिशा और ग्वालियर में। इनके सिक्के भी मिलते हैं नागवंश के, विदिशा और ग्वालियर से। तो लिखिए, नागवंश की स्थापना कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश के विदिशा और ग्वालियर में। कहाँ पर होगी बेटा? विदिशा और ग्वालियर में नागवंश की स्थापना होगी। किसकी स्थापना हो रही है? आपके नागवंश की स्थापना होगी। इसकी एक शाखा है जो कहाँ पर? आपके कुतवार यानी मुरैना के पास है। कुतवार, जहाँ पर एक नागवंश की स्थापना होगी। मध्य प्रदेश में कुतवार है, मुरैना के आसपास ही है, आसपास क्षेत्र में है। मुरैना से जैसे मैं हूँ, और मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा घूमी नहीं हूँ। और है मुरैना में एक कुतवार है, थोड़ा एक नदी पड़ती है वहाँ पर है कुतवार बसा हुआ है। जैसे कौन सी सिंध नदी पड़ती है मेरे हिसाब से, तो वहाँ पर है कुतवार। तो वहाँ से भी नागों के सिक्के मिलते हैं, आप लोगों के नागों के वंश की जानकारी मिलती है। और नागवंश का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो विदिशा से मिलता है। तो लिखिए, नागवंश का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपके विदिशा से मिलता है प्रथम साक्ष्य।
तो नागवंश का प्रथम साक्ष्य आपके कहाँ से मिल रहा है, आपके विदिशा से मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पुराणों में यानी जो पुराण है आपके, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, इनमें नागों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यानी शुंगकाली जो नागराज है, एक शुंगोत्तरकाली नागराज है, तो इन्हें पुराणों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, किस ग्रंथ में या किस पुराण में। तो यानी आपको पुराण, उसने लिख दिया पुराण दे दिया, आपके रामायण दे दिया, और आपके क्या दिया, इन दोनों में, इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नागवंश को 2 भागों में विभाजित किया गया था, किसमें, पुराण में। लिखो, पुराण में नागवंश को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो नंबर 1 पर लिखो आपके कौन से, शुंगकालीन नागराज। कौन से आपके, शुंगकालीन नागराज। और दूसरे आपके शुंगोत्तरकालीन नागराज, शुंगोत्तरकालीन नागराज। तो समझ में आ गया कि पुराणों में कितने 2 भागों में विभाजित किया गया था आपके किनके, नागों को। तो शुंगकालीन नागराज और शुंगोत्तरकालीन नागराज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम शुंगकालीन नागराज। तो शुंगकालीन जो नागराज है वो हमारे कहाँ पर, विदिशा में शासन करेंगे। कौन, शुंगकालीन नागराज। तो विदिशा में कितने, 5 नागराजाओं ने शासन किया था। कब, 31वीं ईस्वी पूर्व में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसलिए पता होना चाहिए कि जब आप एमपी के विदिशा क्षेत्र से आते हैं तो आप लोगों को वहाँ तक की पूरी जानकारी, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर आप लोगों की यही परीक्षा ली जाती है। तो अपने क्षेत्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान होना जरूरी है। वहाँ का इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जियोग्राफी, वहाँ की इकोनॉमिक्स कैसी है, वहाँ कोई ऐसा कांड तो नहीं हुआ, उसके बारे में देख लें। वहाँ पर करंट में क्या चल रहा है, तो वहाँ का सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है, आप लोगों को मैं बता दी। आइए देखते हैं हम शुंगकालीन नागराज को। तो ये शुंगकालीन क्या है बेटा, नागराज है। क्या है, शुंगकालीन नागराज है बेटा। वो नागराज नहीं जो घूमते रहते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, वो वाले नागराज नहीं। आजकल वो नाग है वो बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि इंसान आजकल काटने लगा है। तो सांपों के पास कुछ नहीं है, बेचारे बेरोजगार हो चुके हैं, और इंसान आजकल बहुत काटने लगा है, आप लोग को पता होना चाहिए। और आइए स्टार्ट करते हैं नागराज के बारे में, यानी शुंगकालीन नागराज। तो कहाँ पर, आपके विदिशा में। बेटा मैं सत्य कहती हूँ, आजकल लोग बहुत काटने लगे। आप देखना अपने आसपास, अपनी सोसाइटी के पास, वहाँ लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं। आपके हारने की खुशी हर कोई मनाता है, मगर जीत की खुशी कोई नहीं मनाता। और जीत की खुशी सिर्फ आपको रहेगी, बाकी लोगों को कहोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे बेटे का सिलेक्शन, ठीक है, बढ़िया। पहचान नहीं सकते कौन अपना है कौन पराया है। आइए देखते हैं शुंगकालीन नागराज कहाँ पर, आपके विदिशा में ये शासन करते हैं। आपके शुंगकालीन नागराज कितने, 5 नागराजाओं ने यहाँ पर शासन किया। कितने, 31वीं ईस्वी पूर्व में। कब, 31 ईस्वी में 5 राजाओं ने शासन, 5।
तो 5 राजाओं ने शासन किया था आपके कहाँ पर, बिदसा में, बिदसा क्षेत्र में 31वीं ईस्वी पूर्व में। आइए हम वो 5 राजाओं को देख लें। जैसे शेष है, भोगिन है, रामचंद्र है, धर्मवर्मन है और आपके बेगर है। कौन है आपके, बेगर। बेगर से समझ में आता है ये अंतिम शासक है। उसके बाद क्या हो गया था, नागराज समाप्त हो जाता है कहाँ पर, बिदसा में। तो क्या हो गया था, बेगर बेघर हो गया था, यानी क्या हो गया था, बेघर हो गया था। चलिए हम देखते हैं 5 शासन जो राजा जिन्होंने बिदसा पर शासन किया था, जिसमें थे बेटा शेषनाग। पहला था शेषनाग। क्वेश्चन बने कि बिदसा में नाग वंशों ने शासन किया था, जिसका संस्थापक कौन था, तो लिखिए शेषनाग के बारे में। किसके बारे में, शेषनाग के बारे में। यहाँ पर विशेष जानकारी को आप लोगों को नहीं लिखना है, हो सकता है तो क्रम में जमाने के लिए पूछें, या ऐसे हो सकता है कि बिदसा में जो राजा ने शासन किया था नागवंश ने, जिसका नाम क्या है, तो वो पूछ सकते हैं। फिर आएंगे अपन ने देख लिए शुंगकालीन राजा देख लिए। अब देखेंगे हम शुंगोत्तरकालीन राजा। किसको देखें, शुंगोत्तरकालीन राजा। पहले हम शुंगकालीन राजाओं के नाम लिख लें, शेषनाग, भोगिन, रामचंद्र, धर्मवर्मन और बेघर। अंतिम शासक है नागवंश का बेघर, जो क्या हो गया, बेघर हो गया। क्या हो गया बेटा, बेघर हो गया। लिखिए शुंगकालीन राजा। नंबर 1 बेटा शेषनाग। नंबर 2 पे आए आपके भोगिन। क्वेश्चन ये भोगिन से आया हुआ है कि भोगिन किस वंश का शासक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना। क्वेश्चन क्या बढ़िया पूछा, भोगिन। आपने अगर राजा पूरे इंपोर्टेंट से पढ़े थे, या आप लोगों ने अच्छे से देखा, उनको हर एक चीज़ की डिटेल देखा, तो आप लोगों को पता हो चुका, और आप लोग एग्जाम में इसको करके आए होंगे कि भोगिन किस वंश का शासक था, तो नागवंश का शासक था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए देखते तीसरे पर रामचंद्र। किनको देखेंगे, रामचंद्र। तो रामचंद्र कहाँ का शासक है, ये शासक है आपके नागवंश का। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा रामचंद्र, इतना तो डीप में जाता ही नहीं। डीप में जाएगा कि जो किसी राजा से नहीं, तो भोगिन ओनली नागवंश का दिखेगा। शेषनाग उसने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि नाग लगाए पीछे, आप लोग समझ जाओगे। पूछ सकता है धर्मवर्मन के बारे में और बेघर के बारे में। तो अगला रेडी रहना आपको, धर्मवर्मन और आपके बेघर। बेघर से आप लोगों को याद रखना है कि अंतिम शासक जो क्या हो गया था, बेघर हो गया था। क्या हो गया, बेघर हो गया। तो ये अंतिम शासक होगा, इसीलिए क्या होगा, ये बेघर होगा। आइए देखते हैं हम शुंगोत्तरकालीन नाग राजा कौन कौन है। शुंगोत्तरकालीन में आपको मिलेंगे आपके भूत नंदी मिलेंगे, शिव नंदी मिलेंगे, यश नंदी मिलेंगे, पुरुष दात मिलेंगे, उत्तम दात, कामदात, भवदात, शिवनंदी, या इसका नाम है शिवदात। क्या मिलेंगे, शिवदात मिलेंगे। तो जो आपके शुंगोत्तरकालीन है, जिनके शिलालेख हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके शिलालेख का जो वर्णन है वो हमें भागवत पुराण में मिलता है। कहाँ पर मिलता है बेटा, भागवत पुराण में मिलता है। इन शासकों के जो सिक्के हैं, जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि ये सिक्के जो मिले हैं कहाँ के हैं, ये शुंगोत्तरकालीन नाग राजाओं के सिक्के हैं। तो हमें इसकी जानकारी मिलती है भागवत पुराण से। आइए देखते हैं शुंगोत्तरकालीन राजा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुंगोत्तरकालीन राजाओं के जो शिलालेख हैं और इन शासकों का जो अध्ययन है, इन्होंने सिक्के जारी किए थे, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो भागवत पुराण से इनकी जानकारी मिलती है। शुंगोत्तरकालीन नागराज। अभी हमने एक कुछ टाइम पहले एक कहानी देखी थी कहानी देखी, क्या है वो तो रियल है, कि एक लड़की है जिसकी शादी को 17 दिन हुए थे, 17 दिन के बाद जैसे ही बहुत सारे केस आ रहे, सिया का केस आया था, आपके सोनम रघुवंशी का केस आया था, मुस्कान का केस आया था, तो उसने ये सब देखा कि तनु ने सोचा हम भी अलग करेंगे, तो उसने अपने पति को नहर में डुबो के मारा था। समझो उसने कितना जुगाड़ लगाया कि पुलिस को भी शक ना हुआ
सारे सबूत मेट दिए उसने, फिर भी कहते हैं कि समय समय बहुत बड़ी चीज़ होता है बेटा। और जब बाद में छानबीन हुई, उसके भाई यानी जिसका लड़का ख़त्म हुआ था, सोनू, सोनू का एक मोनू और तनु की शादी हुई थी। सोनू उसके गांव का लड़का था, उसी के परिवार का। तो सोनू ने मारा था मोनू को। तो मोबाइल मिला था उस लड़के का, मोबाइल से उसकी पूरी जानकारी पता चली कि एक मोबाइल, जब लड़का डूब रहा है, नहर में डूब के मर रहा है, और वो अपना पूरा डाटा डिलीट क्यों करेगा। और उसके मोनू के भाई को इसको बात का शक हुआ, और वो लड़की उस घर में है जिसने मारा है तनु ने। तो वो देखा, उसने पूरी जानकारी की। जानकारी के बाद पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, डीएसपी ने भी नहीं लिया, और एसपी ने भी नहीं लिया। समझो अपने यहाँ का कैसा प्रशासन है कि हम ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी के घर का बेटा चला गया, कोई मतलब नहीं था पुलिस वालों को, उन्होंने बहुत करा। उस समय पर क्या हुआ था कि सीएम आ रहे थे हरियाणा के घूमने, लोगों को ये हाल चाल पूछने के लिए। वो अच्छे खानदान से था। तो पुलिस प्रशासन को भनक लगी कि कहीं ये सीएम के सामने कुछ ना कह दें। उधर मोनू के भाई ने प्लान बनाया था कि मैं सीएम के सामने इस बात को रखूंगा कि हमने इतनी जानकारी की, हमारे भाई को ऐसे ऐसे मारा गया है। सारे सबूत ढूंढ लिए थे, फुटेज ढूंढ लिए थे, सीसीटीवी कैमरा से मोबाइल का पूरा डाटा ढूंढ लिया था कि तनु को लास्ट कॉल किया गया है। पूरा देखने के बाद कोई जानकारी नहीं। तो जैसे ही पुलिस प्रशासन को भनक लगती है, वैसे पुलिस प्रशासन पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि उस लड़की ने, तनु ने ही अपना पति मरवा दिया। तो कुछ हादसे और हो जाएं, कम से कम 2-5, बाकी लड़के कोई भी शादी करने वाले अब है नहीं है मेरे हिसाब से, कि इतने हादसे हो गए। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ हुआ है, कई लड़कियों के साथ भी हुआ है ऐसा हादसा। एक जस्ट मेरे गांव का ही केस है। एक लड़की थी, वो अपने हस्बैंड को मार दिया, जहर दे के मारा था उसने, और फांसी पे लटका दिया था। कोई इंक्वायरी वगैरह कुछ नहीं हुई। थोड़ा बहुत उसका पुलिस प्रशासन ने बोला, बोलने के बाद अपने आदमी थे, उसको बाहर करवा लिया था लड़की को, ना वो जेल गई है। अभी सामने, जस्ट सामने की बात है मेरे, और अभी बहुत से बहुत 15 दिन हुए हैं, तो आ गई है घर पे। और लड़की की एज मात्र 16-17 साल की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और वो अपने हस्बैंड को, समझो अब उस लड़के के जो घर वाले हैं, क्या उस लड़की को, और वहाँ पे क्या इतना बैर हो गया है कि नहीं, मैं, जिस लड़की का जो भाई है वो अकेला है, उसके जो लड़का को मार के आई है उसके 2 भाई हैं। तो अब वो लोग हैं जो ससुराल वाले, वो इस लड़की के भाई को मारने की धमकी दे रहा है। इसके भाई को मारेंगे कि जैसे ये इसने मेरा लड़का मारा है तो मैं इसके भाई को मारूंगी। तो उधर के लोग हैं जो अभी फ़िलहाल में कह रहा है, बाकी देखो पता चलता है क्या होता है। तो पता नहीं क्या होने वाला है देश दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं भाई, सबका अपना अपना है। आइए देखते हैं हम अपने, चलिए हम क्या देख रहे थे, शुंगोत्तरकालीन नागराजा। तो शुंगोत्तरकालीन नागराजा कौन कौन थे, मैंने जस्ट अभी बताया था। तो जिसमें हम देखने इम्पोर्टेंट, तो जिनकी जानकारी पहले देख लेते हैं कि शुंगोत्तरकालीन जो राजा हैं जिन्होंने सिक्के जारी किए थे, जिसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है बेटा, जिनकी जानकारी मिलती है हमें भागवत पुराण में। कहाँ पर मिलती है, भागवत पुराण में इनकी जानकारी मिलती है। किनकी, शुंगोत्तरकालीन राजाओं की जानकारी। तो शुंगोत्तरकालीन राजाओं की जानकारी लिखी हुई है बेटा, जानकारी मिलती है आपके भागवत पुराण में। कौन से पुराण में है, भागवत पुराण में इनकी जानकारी मिलती है। किनकी जानकारी, सिक्कों की जानकारी। तो इनके सिक्कों की जानकारी, तो सिक्कों की जानकारी बेटा हमें भागवत पुराण में मिलती है। आइए देखते हैं हम प्रमुख शासक, यहाँ के प्रमुख राजा कौन रहे हैं। भूति नंदी, शिव नंदी, आपके यश्व नंदी, पुरुदात, उत्तम दात, कामदात, भवदात और शिव नंदी। कौन है, शिव नंदी। वो शिशु नंदी, और लास्ट है इसका कौन, शिव नंदी।
तो इस काल के राजाओं के पीछे नंदी शब्द जुड़ा हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि ये बिरसा के वृषनाग यानी शिव का नंदी, यानी शिव के जो नंदी हैं उनके बारे में कहा गया है। यानी जैसे शिव का जो नंदी है तो इसीलिए इनके नंद के पीछे, इनके नाम के पीछे नंदी शब्द लगाए। ये अपने आप को शिव का नंदी कहते हैं। कौन से? शुंगोत्तरकालीन नाग राजा। तो इनके बारे में एक बार हम देख लें सबके बारे में। तो पहले लिखो नंदी। नंबर 1 पर आएगा आपके भूत नंदी। दूसरा है शिशु नंदी, शिशु नंदी। तीसरा है यश नंदी। चौथे हैं आपके पुरुदात, पुरुषदात। पांचवे कौन से हैं? आपके उत्तम दात। छठवें हैं आपके भवदात। और आपके अंतिम है शिवदात। यानी शिव नंदी। तो चलिए हम आज आइए इनकी जानकारी और देख लें। तो जैसे ही ये शुंगोत्तरकालीन जो नंदी वंश है यार नागवंश कह लो, तो ये क्या है, ये जैसे ही कुषाण का पतन होगा उसके बाद क्या होगा, नागवंश की उत्पत्ति होगी। किसकी होगी? नागवंश की उत्पत्ति होगी। और नागवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारशिव नाग को। किसको कहते हैं? भारशिव नाग को कहते हैं हम नागवंश का संस्थापक। तो लिख लीजिए कि जो नाग साम्राज्य है वो कैसा साम्राज्य है? एक प्रजातांत्रिक साम्राज्य। हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाग साम्राज्य कैसा साम्राज्य है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नाग साम्राज्य एक प्रजातांत्रिक साम्राज्य है जिसकी उत्पत्ति होती है जब कुषाणों का पतन होता है और इसके बाद आपके नागवंश की स्थापना होती है। और नागवंश का संस्थापक कहते हैं भारशिव नाग को। किसको कहते हैं? भारशिव नाग को नागवंश का संस्थापक कहते हैं। या ऐसे याद रख लेना, नागवंश का संस्थापक किसे कहते हैं कि भारी नाग। कौन था? एक भारी नाग था जिसने क्या की थी? नागवंश की स्थापना की थी। क्या हो गया? भारी से भारशिव। कौन हो गया? भारशिव हो गया। तो देखिए नागवंश, तो नागवंश के में देखें इनकी जानकारी कहाँ से मिली हमें? पुराणों से मिली है। किसके बाद इनका? तो कुषाण के पतन के बाद। कुषाणों के पतन के बाद कुषाणों का पतन हो जाएगा, उसके बाद नागवंश की स्थापना होगी। संस्थापक कौन है? भारशिव नाग। यहाँ का संस्थापक कहला जाता है कौन? भारशिव नाग। यह कैसा साम्राज्य है? एक प्रजातांत्रिक साम्राज्य। जो नागवंश है वो कैसा है? प्रजातांत्रिक साम्राज्य है। तो प्रजातांत्रिक साम्राज्य कौन सा है? आपके नागवंश है। कौन सा है? नागवंश। आइए देखते हैं हम भारशिव नाग कौन है। तो भारशिव नाग किसे कहते हैं? नागवंश का संस्थापक कहते हैं। इसे नवनाग भी कहते हैं। किसे कहते हैं? नवनाग भी कहते हैं। किसको? भारशिव नाग को। इसकी जो पहली शाखा है इसने स्थापना कहाँ पर की थी? आपके कांतिपुरी में की थी। कहाँ पर की थी? कांतिपुरी में की थी। और पुराणों के अनुसार नागों ने पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा में 7 पीढ़ियों तक राज्य किया था। कितनी पीढ़ियाँ? 7 पीढ़ियों तक राज्य किया था। कहाँ पर? आपके पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा में। जैसे ही हम भारशिव नाग के बारे में पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कांतिपुरी, यानी कांतिपुरी को जो नाग शाखा है वहाँ पर किस किसने शासन किया था। तो यहाँ पर करने वाले शासन थे आपके नवनाग हैं, वृषनाग है,
है नाग है, और आपके चरज नाग है, और अगला देखेंगे हम रुद्रसेन को। कौन से? और रुद्रसेन को, ये कांतिपुरी का अंतिम शासक है। कौन सा? रुद्रसेन। एक रुद्र प्रताप अलग है जो इतिहास में जाने जाते हैं, ये रुद्रसेन है, ये नागवंश का शासक है, ये कांतिपुरी के शासक हुए। फिर देखेंगे वृषनाग को हम, तो वृषनाग भी नागवंश का संस्थापक है। कहाँ का? विदिशा का। तो ऐसे आप लोग को याद रखना कि कांतिपुरी का संस्थापक कौन है? वो है भारशिव नाग या नवनाग। कहाँ का है? कांतिपुरी का। और वृषनाग कहाँ का है? विदिशा का है बेटा। और आपके नवनाग कहाँ का है? तो नवनाग के बारे में देखेंगे, नवनाग ने कहाँ पर, आपके पवाया में। कहाँ पर इसके सिक्के कहाँ पर मिलते हैं? पवाया में मिलते हैं नवनाग के। उसके बाद सैकड़ों नाग आएंगे, उनके बारे में हम आगे देखेंगे, जैसे भीम नाग है, गणपत नाग है। तो अलग अलग जगह पर इनकी शाखाएं फैली हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पूरी क्लास देखना है, और आप लोगों को ये नहीं देखना कि इतना डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए किसी को कोई नहीं पता, ना मुझे पता, ना बहुत जो टीचर हैं कम से कम 10-10 20-20 साल जहाँ पढ़ा, 30-30 साल हो गए, वो भी नहीं बता सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और ना वो पेपर बनाते हैं। हाँ, थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, बाकी कोई नहीं बता सकता कि क्वेश्चन ये आएगा। कि मैं 1000 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं 10,000 क्वेश्चन दे रहा हूँ, MPPSC में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नहीं। ये भ्रम में बिल्कुल नहीं फंसना है। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ये बता दे कि नहीं इसमें से ही क्वेश्चन आने हैं। आइए देखते हैं हमें भारशिव नाग के बारे में। ये जो भारशिव नाग है, ये कहाँ का शासक है? ये भारशिव नाग नागवंश का संस्थापक। इसी को कहते हैं नवनाग। क्या कहते हैं इसको? नवनाग। किसको कहते हैं? आपके भारशिव नाग को कहते हैं नवनाग। इसने कहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था? कांतिपुरी में। कहाँ पर? कांतिपुरी में। तो कांतिपुरी में ये क्या करेगा? अपने राज्य की स्थापना करेगा। और जो पुराणों में इनकी जानकारी मिलती है कि नागवंश है, जिनकी जानकारी हमें पुराणों में मिलती है, तो कहाँ पर ये शासन करते? पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा में 7 पीढ़ियों तक शासन करते हैं आपके कौन? नाग। कौन करते हैं? नाग। आइए देखते हैं हम कांतिपुरी के नाग। किनको देखेंगे हम? कांतिपुरी के नाग। तो कांतिपुरी का नाग है वो कौन है? आपके भारशिव नाग है। कौन है? भारशिव नाग है। इसके बाद बैठेगा वृषनाग। ये कहाँ का? ये मथुरा और पद्मावती का संस्थापक रहेगा आपके वृषनाग या वीरसेन नाग। क्या कहेंगे? वीरसेन नाग। तो कांतिपुरी का मैंने बता दिया वृषनाग है। और अगर पूछा कि मथुरा और पद्मावती का कौन है, तो मथुरा और पद्मावती का संस्थापक है आपके वृषनाग। कौन है? आपके वृषनाग या वीरसेन नाग है। कहाँ के? आपके मथुरा और पद्मावती का। समझ में आ गया? आइए देखते हैं हम वृषनाग के बारे में। किसके बारे में? वृषनाग के बारे में। कहाँ का शासक है ये? कांतिपुरी का शासक है आपके कौन? वृषनाग। सॉरी, कांतिपुरी का जो शासक है वो कौन था आपके बेटा? गलती हो गई, कांतिपुरी का जस्ट मैंने बताया नवनाग है, सॉरी।
कांतिपुरी का है नवनाग। लिखो नवनाग। और आपके मथुरा और पद्मावती का है वृषनाग। आइए देखते हैं हम वृषनाग के बारे में। विदिशा में जो एक शाखा है जिसका संस्थापक है आपके कौन, वृषनाग है, जिसके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, विदिशा से मिलते हैं, जिसने कहाँ पर, ग्वालियर के संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। कहाँ पर, आपके ग्वालियर में विदिशा में जो सिक्के मिलते हैं ग्वालियर में संरक्षित किए गए हैं, किसके, वृषनाग के। लिखो वृषनाग। तो वृषनाग कहाँ पर है, आपके विदिशा। विदिशा में स्थापना करते हैं, जिसके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, विदिशा से मिलते हैं। तो वृषनाग के सिक्के। जिनको कहाँ संरक्षित किया गया है, ग्वालियर संग्रहालय में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्वालियर संग्रहालय में। तो ग्वालियर संग्रहालय में किनको संरक्षित किया गया है, आपके वृषनाग के सिक्कों को ग्वालियर के संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। तो बेटा आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए और आपको समझ में आनी चाहिए। हालांकि में ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है हाल ही में कि जो वृषनाग के सिक्के हैं यानी नागवंश के सिक्के हैं वो हमें विदिशा से प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ पर संरक्षित रखा गया है उनको, तो उनको ग्वालियर में संरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं हम किसको, नवनाग को। किसको देखेंगे, नवनाग को देखेंगे। तो नागवंश की जो बागडोर है वो कौन संभालेगा, आपके नवनाग संभालेगा। तो इसके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, पवाया से मिलते हैं, किसके, नवनाग के। तो नवनाग कैसा है, एक शक्तिशाली शासक है, कूटनीतिज्ञ है, जो अपनी पुत्री का विवाह किससे करेगा, वाकाटक राजकुमार से करेगा। यानी ये जो वाकाटकों से अपना क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा, आपके कौन सा, नवनाग, वैवाहिक संबंध बनाएगा आपके नवनाग। जो गौतमी पुत्र वाकाटक है ये भारत वंशी नवनाग का दोहित्र था। ये क्वेश्चन लिख लेना आपके कि गौतमी पुत्र वाकाटक है जो भार शिव वंशी नवनाग का दोहित्र है, कौन के, आपके भार शिव वंशी यानी नवनाग का दोहित्र कौन है, गौतमी पुत्र है। और जो आपके वाकाटक नरेश प्रवसेन द्वितीय, इनके जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो कहाँ से मिलते हैं, हमें चम्मक नामक स्थान से। चम्मक नामक कहाँ पर आता है, कन्नौज के समीप आता है। आइए चलिए देखते हैं हम, पहले मैंने समझा दिया, आइए उनकी डिटेल देखते हैं। किसकी, नवनाग की। किसकी देखेंगे, नवनाग। हम किसको देखें बेटा, नवनाग को। तो नवनाग किसके बाद, आपके रवि नाग के बाद। जो रवि नाग है उसके बाद कौन आएगा, नागवंश की वो बागडोर संभालेगा, नवनाग संभालेगा। कौन संभालेगा, नवनाग संभालेगा। जिसके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, तो पवाया से। देखो सिक्के, तो सिक्के हमें इसके कहाँ से मिले, पवाया से मिले। किसके, आपके नवनाग के सिक्के हमें पवाया से मिलते हैं। जो किसका है, आपके भवनाग, कौन है, भवनाग, नवनाग नहीं, पहले मैं सही लग रही थी, भवनाग, नवनाग। ये थोड़ा नाग वंश समझ में नहीं आता, भवनाग, नाग, वीरसेन, वृषनाग, एक से ही नाम है तो थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो जाता है। तो इनके सिक्के हमें कहाँ से मिले, पवाया से मिले। और जो भवनाग है कैसा है, कूटनीतिज्ञ शासक है, कूटनीतिज्ञ शासक।
तो ये किसके लिए जाना जाता है? कूटनीति के लिए जाना जाता है। कौन? आपके भवनाग कैसा शासक है? कूटनीतिज्ञ शासक है। तो आपके जो भवनाग है, जिसने अपनी पुत्री का शादी है वो किससे किया था? वाकाटक राजकुमार से किया था। जो भवनाग है इसने अपनी पुत्री की शादी वाकाटक राजकुमार से। किससे किया? इसने वाकाटक राजकुमार से अपनी पुत्री की शादी करता है। जिसमें वाकाटक नरेश है ना, तो वाकाटक नरेश के जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? कन्नौज से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? कन्नौज से मिलेंगे वाकाटक नरेश के सिक्के। और वाकाटक नरेश के सिक्कों की जानकारी भवनाग को कैसे पता चलता है? यानी जो इतिहास में, क्योंकि इनके शादी संबंध थे किनके? आपके भवनाग के। किससे? वाकाटकों से। किससे? वाकाटकों से इनके शादी के संबंध थे। तो जो वाकाटक है कौन? गौतमी पुत्र वाकाटक है, जो भारसिव वंशी नवनाग का दोहित्र। लिख लिए कि गौतमी पुत्र वाकाटक क्वेश्चन लगा लो आईएमपी कि हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतमी पुत्र वाकाटक है, जो शिववंशी नवनाग का दोहित्र है। कौन के? आपके गौतमी पुत्र वाकाटक। तो जिनकी जानकारी हमें वाकाटकों के जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिलते हैं? आपके चम्मक नामक समीप से मिलते हैं। आपके इनके ताम्र अभिलेख। तो लिख लिए ताम्र अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? चम्मक नामक स्थान से। अगला हम देखेंगे पद्मावती के नाग। कहाँ के? पद्मावती। हमने कांतिपुरी के देख लिए, हमने बिदसा के देख लिए, अब हम देखेंगे पद्मावती के नाग। तो पद्मावती में जो नाग है वो कहाँ की स्थापना करेंगे? आपका पद्मावती में जो नाग वंश की स्थापना करेगा वो करेगा भीमनाग। कौन करेगा? भीमनाग। आइए हम एक बार रिवीजन करके बता देंगे कि क्या क्या है। आपके जो कांतिपुरी में करेगा वो कौन करेगा? कांतिपुरी में करने वाला है आपके भारशिव नाग। कौन करेगा? भारशिव नाग कांतिपुरी में करेगा। और ब्रशनाग कहाँ पर करेगा? आपके बिदसा में करेगा ब्रशनाग। और अब बचा लास्ट हमारा पद्मावती। पद्मावती का जो है वो है भीमनाग। कौन है? पद्मावती का संस्थापक है भीमनाग। तो देखेंगे हम बेटा पद्मावती के नाग। एक सेकंड। तो पद्मावती के नाग में आपका जो संस्थापक मिलेगा वो मिलेगा भवनाग। कौन मिलेगा? आपके भवनाग मिलेगा पद्मावती का संस्थापक। तो लिखिए पद्मावती का संस्थापक आपके है भवनाग। भवनाग आपके कहाँ का है? पद्मावती का। भीमनाग, सॉरी भवनाग ही समझ में आ रहा, भीमनाग। देखो भीमनाग। तो भीमनाग बेटा कहाँ का है? आपके पद्मावती का संस्थापक है भीमनाग। जो भीमनाग है जिसका उत्तराधिकारी कौन होगा? स्कंदनाग होगा, वसुनाग होगा, बृहस्पति नाग होंगे। ये किसके संस्थापक हैं? आपके भीमनाग के क्या हैं? ये बेटे हैं, यानी उत्तराधिकारी हैं, जिनके सिक्के हमें कहाँ से मिलेंगे? पवाया से। तो पद्मावती के जो नाग वंश है जिनके हमें सिक्के मिलेंगे पवाया से। सिक्के कहाँ से? पवाया से। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगला देखेंगे गणपति नाग। किसको? लास्ट है, अंतिम शासक है, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है। जैसे भीमनाग के बारे में पूछ लिया कि कहाँ का संस्थापक है? पद्मावती के नाग वंश का संस्थापक है, जिसके उत्तराधिकारी भीमनाग है, स्कंदनाग है और देवनाग है।
भीमनाग के क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं। जिनके सिक्के हमें कहाँ से मिलेंगे, पवाया से मिलेंगे। अगला है गणपति नाग। गणपति नाग तो ये पद्मावती का अंतिम शासक है आपके गणपति नाग। अंतिम शासक किसका, पद्मावती का अंतिम शासक है गणपति नाग। ये किससे पराजित होगा, ये पराजित होगा समुद्रगुप्त द्वारा, यानी समुद्रगुप्त से पराजित हो जाएगा कौन, गणपति नाग। और जिसका जो नाग का साम्राज्य यानी पद्मावती किनके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी, समुद्रगुप्त के बारे में आ जाएगी, समुद्रगुप्त के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। समुद्रगुप्त को कहते हैं हिंद का नेपोलियन, इंपोर्टेंट लिख लीजिए। मगर ये हिंद के नेपोलियन से तुलना करते हैं, मगर जो नेपोलियन है वो एक बार युद्ध हार चुका था और समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। ये बात अपने कॉपी में नोट कर लो कि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, जिनकी तुलना नेपोलियन से करते हैं, मगर नेपोलियन अपने युद्ध में, अपने जीवन काल में एक युद्ध हारा हुआ था। तो ये गणपति नाग है तो किन से पराजित होगा, आपके समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से पराजित होने के बाद क्या करेंगे कि इनका जो जो वंश है, यानी जो नाग वंश का साम्राज्य किनके अधीन चला गया, आपके समुद्रगुप्त के अधीन चला गया। और नाग वंश का अंतिम शासक कौन हो गया, गणपति नाग हो गया। इनके भी सिक्के हमें पवाया से मिलते हैं और गणपति नाग का जो उल्लेख है वो हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। लिखिए गणपति नाग का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसका उल्लेख मिलता है, गणपति नाग का। ये आप लोगों को लिख लेना है, कॉपी में नोट कर लो। और हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है, 100% चांस हो सकते हैं कि जो आपके गणपति नाग है वो कहाँ का शासक है, तो आपके पद्मावती शाखा का अंतिम शासक है, जो समुद्रगुप्त से हार जाता है, जिसका उल्लेख हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। तो जो पद्मावती है वहाँ पर कितने 13 नागों के जो शासन का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर, आपके पद्मावती में। ठीक है, आइए देखते हैं। एक पुस्तक है किनकी, कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द नाग किंग्स ऑफ पद्मावती। ये पुस्तक किसने लिखी है, हरिहर विट्ठल त्रिवेदी ने। किसने लिखी है, हरिहर विट्ठल त्रिवेदी ने लिखी है। कौन सी, कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द नाग किंग ऑफ द पद्मावती। क्यों लिखी है, क्योंकि इसमें नागवंश की संपूर्ण जानकारी मिलती है। किसमें, हरिहर विट्ठल त्रिवेदी की पुस्तक में नागवंशों की जानकारी मिलती है। लिख लीजिए, क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है। और अभी तक ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया है। हाँ, इतना पूछ सकते हैं कि हरिहर विट्ठल त्रिवेदी की पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है, तो नागवंश की जानकारी मिलती है। यानी 13 नागवंशों की जानकारी, 13 नाग शासकों का उल्लेख मिलता है किसमें, कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस में। देखो, कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द नाग किंग्स ऑफ द पद्मावती, ऑफ द पद्मावती। किसकी पुस्तक है बेटा, हरिहर विट्ठल त्रिवेदी की। जिसमें हमें 13 नाग शासकों की जानकारी, 13 राजाओं की जानकारी, 13 नाग राजाओं की जानकारी। एक सेकंड, तो 13 नाग राजाओं की जानकारी हमें मिलती है हरिहर विट्ठल त्रिवेदी की पुस्तक में। आइए देखते हैं, नागों का पतन देख लेते हैं, उनके इतिहास देख लेते हैं। जैसे मैंने राजधानी पहले ही बता दिया था, किनकी राजधानी कहाँ रही है, कांतीपुरी की राजधानी कहाँ पर रहती है, आपके मुरैना में रहती है, कुतवार।
में रहती है और जिनकी जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। और पद्मावती की जानकारी जस्ट मैंने पुस्तक बताई दी, हरिहर विट्ठल की है। एक हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी है, हर्ष चरित्र की, जिसमें अभी पद्मावती के राजाओं का उल्लेख मिलता है। हाँ, ये लिख लो, हो सकता है कि पद्मावती के राजाओं की जानकारी। किनकी? आपके बाण भट्ट यानी हर्षचरित बाण भट्ट की है। तो इसमें हमें मिलती है पद्मावती के राजाओं की जानकारी मिलती है। गणपति नाग की कहाँ पर मिलती है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और इनके पतन के कारण देखें, इस समुद्रगुप्त से क्या होते हैं? पराजित होते हैं। बस यही इनके पतन का कारण है, दूसरा इनका कोई ऐसा नहीं कारण मिलता है, क्योंकि समुद्रगुप्त उस समय का सबसे प्रतापी और वीर शासक है, जिस वजह से ये गणपति नाग पराजित होते हैं। तो अंतिम नाग वंश का शासक कौन है? आपके पद्मावती का जो क्षेत्र है उसका अंतिम नाग वंश है गणपति नाग। जस्ट मैंने अभी बताया था कि जो नागों का साम्राज्य वो कैसा है? प्रजातांत्रिक साम्राज्य। किनका? नागवंश का। कैसा साम्राज्य बेटा? प्रजातांत्रिक साम्राज्य। एक कैसे थे? इन नागवंश शैव मतावलंबी थे। हाँ, ये लिख लो, जो नाग हैं वो कैसे हैं? शैव मतावलंबी हैं। क्या हैं? धार्मिक सहिष्णुता में कैसे हैं? शैव मतावलंबी। कौन? आपके नाग शासक। तो इनके कुछ मूर्ति कलाएं जो पत्थर और मिट्टी से मिलती हैं, और इनके जो स्तंभ हैं जो कैसे हैं? मणि भद्र यक्ष, जो पद्मावती से प्राप्त होता है इनका स्तंभ। हाँ, ये भी लिख लो कि मणि भद्र यक्ष है, जो क्या है? आपके पद्मावती से प्राप्त होता है। किनका? शैव का एक स्तंभ है, यानी जो आपके नागों का क्या है? स्तंभ है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ताड़ स्तंभ है। क्या है? ताड़ स्तंभ इनका एक प्रतीक चिन्ह है। और विष्णु मंदिर के जो सूर्य स्तंभ शीर्ष की प्राप्ति नाग संस्कृति एवं कला के जीवित प्रमाण मिलते हैं। तो इतना हमें क्वेश्चन नहीं देखना। इनका जो शिक्षा का केंद्र है वो पद्मावती में रहता है। इनका महान शिक्षा केंद्र कहाँ पर मिलेगा? आपके पद्मावती में। इनका शिक्षा केंद्र लिख लो, शिक्षा केंद्र कहाँ पर मिलेगा? पद्मावती में है। और अगला देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि जिनका जो स्तंभ है वो कहाँ से मिलता है? पद्मावती से प्राप्त होता है, जिसका नाम है मणिभद्र यक्ष। इनका स्तंभ कहाँ से? पद्मावती से, जिसका नाम है मणि यक्ष भद्र। तो मणि यक्ष भद्र किनका है? आपके पद्मावती से स्तंभ प्राप्त होता है। इनका राजकीय प्रतीक चिन्ह है ताड़ स्तंभ। राजकीय प्रतीक चिन्ह ताड़ स्तंभ इनका कैसा है? राज की प्रतीक चिन्ह है। किनके? आपके नागवंश का। और नागवंश में और भी कोई जानकारी रह गई हो तो आप लोग मुझे बता देना। और मेरे हिसाब से पूरी जानकारी हो गई, तो हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और नागवंश आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगला देखेंगे हम किसको? औलिकर वंश को। जब कहाँ का शासक है? आपके मंदसौर में ये शासन बनेंगे। औलिकर राजाओं का शासन मंदसौर में रहेगा। तो हम देखेंगे किनको? औलिकर वंश को। जाइए क्लास को पूरा देखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी एक क्लास आ रही है MCQ वाली क्लास, जो RRB NTPC के लिए है। हालांकि वो सभी के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि
जो आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। तो उस क्लास को जाइए, देखिए। और हमारी हिस्ट्री की भी क्लासें चल रही हैं, बहुत डीप में चल रही हैं, जो MPPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप अदर स्टेट की तैयारी करें, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी को धन्यवाद। राधे राधे।